में लगे हुए 3-4 राज्यों को लेकर अध्ययन कर रहा हूँ। एक तो पहला हमारा मध्य प्रदेश है, जिसमें मैंने 20 जिले, आदिवासी जिले चयनित किए हैं, जनजातीय जिले हैं। और मैं अपना उद्बोधन देने के पहले मैं ओम धन्वंतरे नमः, ओम धन्वंतरे नमः, ओम धन्वंतरे नमः। जो मेरा विषय दिया है आज आपके साथ चर्चा करने का, वो वनों में जो पाए जाने वाले औषधि पौधे, उसका संरक्षण, संवर्धन एवं संवहनी विद्रोहन। आज ऐसा क्या हालात है जिसमें हमें वन औषधि पर चर्चा करने की आवश्यकता पड़ रही है और बड़े पैमाने पे पड़ रही है। हमारे भारतवर्ष में पाए जाने वाले जो वन औषधि हैं, उसकी डिमांड पूरे विश्व में है। ऐसे आश्चर्यजनक औषधि पौधे हमारे जंगल में पाए जाते हैं और मैंने कई जगह देखा कि आज जो है 8वां जनरेशन, वो भी जो है पारंपरिक वैद्य के रूप में काम कर रहा है। जो है, मैं जब उड़ीसा के बोलांगीर में गया था, गंधमर्दन पर्वत, ऐसा कहा जाता है कि गंधमर्दन पर्वत में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके चले थे, तो कुछ देर के लिए गंधमर्दन में रुके थे। और गंधमर्दन में ऐसे कई परिवार हैं जो 5, 6, 7, 8 पीढ़ियों से अपनी पारंपरिक वैद्य, जो ट्रेडिशनल हीलर्स होते हैं, जो है पारंपरिक चिकित्सक ज्ञान रखते हैं, वो अभी भी उसी विधा को लेकर चल रहे हैं। जो है उनका परिवार इसी विधा से चल रहा है। 2014 में राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड का निर्माण हुआ। जब से नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड आया, तो पूरे भारत में हमारा औषधि पौधों का जो खेती का रकबा है, कल्टीवेशन एरिया है, वो बढ़ा। इन 10-12 सालों में हम देख रहे हैं, चाहे हमारा मध्य प्रदेश है, चाहे गुजरात है, चाहे उड़ीसा है, या हमारे साउथ के बहुत से क्षेत्र हैं, 80% हमारा रकबा बढ़ा। लेकिन इन 30 सालों में जो वनों में पाए जाने वाले हमारे वनौषधि हैं, वो 70% कम हो गए। उसका कारण ये था कि एक तो सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन। 30 सालों में गर्मी बहुत बढ़ी, बरसात कम हो गया, और जो हमारा क्लाइमेट है वो औषधि पौधों के अनुरूप अपना जो फंक्शन है नहीं कर पाया। इस कारण से जो 70% हमारे औषधि पौधे थे, वो खत्म हो गए जंगल से। और जैसे मैंने बताया कि 2014 के बाद से हमारा कल्टीवेशन एरिया बढ़ा, जो है पहले जो था उसका 80% बढ़ा। लेकिन आज भी जो है विश्व में जो वनों में पाए जाने वाले औषधि पौधे जो कलेक्ट करते हैं, उसकी डिमांड है, 80% डिमांड है। और जो हम उगाते हैं खेतों में, उसकी सिर्फ 20% ही डिमांड है। तो ये एक विडंबना है कि हम कल्टीवेशन एरिया बढ़ाने के बावजूद भी बाजार में
उसकी खपत नहीं कर पा रहे हैं, प्रेशर नहीं है उसका, 20% प्रेशर है, और वनों में पाए जाने वाले जड़ी बूटियों का 80% का दबाव है जो है, चाहे वो भारत का बाजार हो, चाहे हमारा विश्व का बाजार हो। वो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं वन औषधि, क्योंकि उसकी गुणवत्ता कल्टीवेशन वाली औषधि पौधों की गुणवत्ता से बहुत अच्छी है। उसमें जो पाए जाने वाले जो गुण-धर्म होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं, और यह मात्रा हमारे खेती वाले औषधि पौधों में नहीं पाई जाती है। दूसरा एक कारण है कि जो हमारा वन है, वह पूर्णतः ऑर्गेनिक है, उसमें कोई केमिकल-वेमिकल हमारे वनों में नहीं मिलाया जाता है जो है। लेकिन खेती जब हम करते हैं, भले ही हम जो है ऑर्गेनिक खेती करें, लेकिन क्या होता है कि हमारे आस-पड़ोस के लोग जो खेती करते हैं, वो अपना केमिकल मिलाते हैं, और जैसे ही पानी या बरसात गिरता है, तो उसका केमिकल हमारी जो ऑर्गेनिक खेती है, उसमें कंटामिनेशन हो जाता है, मतलब आके मिल जाता है, और वही कंटामिनेशन हमारी जड़ी बूटियों के अंदर आ जाता है। तो आजकल बहुत एडवांस हो गया है, तकनीकी बहुत आगे बढ़ गई है। तो जैसे ही हम एचपीटीएलसी में देखते हैं, जो कल्टीवेशन वाला है, उसमें हमको केमिकल मिल जाता है, तो हमारा पूरा का पूरा माल जो है वो रिजेक्ट हो जाता है जो है। तो आज बहुत आवश्यकता है कि हम जंगल में पाए जाने वाले जड़ी बूटियों का संरक्षण संवर्धन करें जो है। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हमको करना चाहिए? तो इनका सबसे पहला उद्देश्य है कि वन औषधि का संरक्षण, संवर्धन एवं वैज्ञानिक ढंग से संवहनी प्रबंधन करें। क्योंकि जब हम जंगल में करना चाहते हैं, तो एक आम संगठन जाके जंगल में नहीं कर सकता जो है। वन का अपना जो है नियम होता है, उसके अपने कानून होते हैं। जब भी आप जंगल में जब इसका औषधि पौधों का संरक्षण संवर्धन की बात करते हैं, तो आपको वहाँ के जो डीएफओ होते हैं, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, उनसे मिलना पड़ता है, और उनको अपनी परियोजना बतानी पड़ती है। फिर वो आपको उस एरिया में अंदर जाने का जो है परमिशन देते हैं। ऐसे हम जंगल में जाकर इस पे काम नहीं कर सकते, तो हमको उनसे परमिशन लेके ही उसके अंदर में काम, तो उसका अपना एक मॉडल है कैसे हम करेंगे जो है। दूसरा जो उद्देश्य हमारा था कि जैव विविधता का दुर्लभ, संकटग्रस्त और विलुप्त प्रजातियों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। इसमें हम आगे अभी आपको बताएंगे जो है कि ऐसे कई औषधि पौधे हैं जो जनजाति 100-300 साल, 500 साल से उसका उपयोग कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सी जड़ी बूटियां हैं जो इस समय जो हमने आयुषीयन के साथ में भी काम किया, जो देखा कि वो रेयर, एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड हो गए हैं, और यदि उसका संरक्षण नहीं किया गया, तो ये आगे चलकर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तीसरा जो है कि जब हम इस कार्य को करते हैं, तो इसमें स्थानीय समुदाय की वनोपज की आवश्यकता की सतत आपूर्ति बनाए रखने के लिए संबंधी प्रबंधन एवं संरक्षण से उसकी वर्तमान तथा भावी पीढ़ी के लिए वन उपज की सतत ऊर्जा को सुनिश्चित हो सकेगी। तो ये जरूरी है कि वो जितने भी हमारे ट्रेडिशनल हीलर्स हैं और विभिन्न रोगों में उसका इलाज करते हैं, तो जरूरी है कि हम इसका संरक्षण करके इसको बढ़ाएं, जिससे कि ये जो भी ट्रेडिशनल हीलर विभिन्न रोगों में
इलाज करते हैं तो उनको रॉ मटेरियल मिलता रहे। तो जैसे अभी हमारे परिचय में सिंगोरिया जी ने ये भी कहा था कि डॉक्टर सुशील उपाध्याय जनजाति के डॉक्यूमेंटेशन दस्तावेजीकरण और उसका जो है वैज्ञानिक सत्यापन पे भी मैं कार्य कर रहा हूँ जो है। और ये जनजाति कभी ये नहीं वो नहीं चाहते कि हमारा जो भी हम जड़ी बूटी का इलाज विभिन्न रोगों में करते हैं, चाहे कैंसर हो, हार्ट डिजीज हो, या चर्म रोग है, या हमारा बीपी है, आर्थराइटिस है, इसका कोई साइंटिफिक वैलिडेशन हमारा करा जाए। लेकिन हम इसलिए चाहते हैं कि यदि उसका साइंटिफिक वैलिडेशन हो जाएगा तो उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। तो हमारा इसलिए यह है कि आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए जो है हम उनका साइंटिफिक वैलिडेशन कराना चाहते हैं। हमने उनको समझाया है, जो है हमने एक उसका फॉर्मेट भी बनाया, उसी फॉर्मेट के आधार पे हम उनसे उनकी जानकारी हम लेते हैं। और हमने ये भी उनसे ये किया कि ये जानकारी हम सार्वजनिक नहीं करेंगे, ये हमारे आपके बीच में रहेगा। आगे चलकर यदि कोई ऐसी औषधि पौधा आप बताते हैं और साइंटिफिक वैलिडेशन से वो पास हो जाता है और उससे कोई अच्छी दवा बनती है और वो विश्व मार्केट में जाती है, तो उसमें जो भी लाभ होगा वो लाभ का अंश आपको, आपके समुदाय को, आपके परिवार को मिलेगा जो है, और आजीवन मिलेगा जो है। तो इसी विषय पे भी मैं काम कर रहा हूँ जो है। और इसके साथ में हम उनको बताते हैं कि जंगल से जो भी आप जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हैं तो उसका गुड कलेक्शन प्रैक्टिस अच्छे से जो है अ, उसको लेके आइए, उसको अच्छे से अ, उसकी मिट्टी उट्टी निकाल के अच्छे से धो लीजिए, उसको अच्छे से तिरपाल में बिछाकर अच्छे से सुखा लीजिए, जिससे उसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी। और क्वालिटी अच्छी रहेगी तो आपको उसका मूल्य बहुत अच्छा मिलेगा जो है। तो जैसे कि हम आंवला यदि पेड़ पे चढ़कर डंगाली तोड़कर काटेंगे तो एक तो पेड़ का भी नुकसान होगा, जो आंवला नीचे गिरेगा उसमें मिट्टी वगैरह लग जाएगी, उसकी क्वालिटी बहुत जल्दी खराब हो जाएगी और आपको उसका कुछ भी ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन यदि हम उसमें कोई टूल्स इस्तेमाल करते हैं, हम उनको बोलते हैं कि खरिया ले लीजिए या अकड़ी ले लीजिए। तो अकड़ी या खरिया जो होता है एक बांस होता है, बांस के ऊपर में एक यू आकार का एक छड़ होता है और उसके नीचे एक झोला होता है। तो यदि खरिया से आप आंवला तोड़ते हैं तो आंवला जितना भी आप तोड़ेंगे वो सब झोले के अंदर ही गिरेगा, नीचे नहीं गिरेगा। और उसमें आप ग्रेडिंग कर लीजिए, बड़े आंवले को अलग कर लीजिए, छोटे आंवले को अलग कर लीजिए। और आप पूरा मत तोड़िए, कभी भी आप किसी पौधे में से किसी फल का या पत्ती का या अन्य चीज का दोहन करते हैं तो उसका 70% ही मात्रा आप लीजिए। ये हमारा दायित्व है, क्योंकि उसमें लगा हुआ जो फल है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है। जो वो फल जो है, जो चिड़िया वगैरह सुबह सुबह आते हैं उनके लिए है, जो फल नीचे गिरता है जो वन्य पशु आते हैं उनके लिए है, और वो जो कुछ भी जब फल सड़ता है तो जमीन के नीचे रहने वाले जो भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीवी हैं, माइक्रोब्स हैं, उनके लिए है। तो ये हमारे ब्रह्मांड में इस तरह से बनाया गया है कि ये सब सब जैसे आपने अभी सर्वभौमतु सुखेना सब संतु निरामया, तो इसमें सभी की हिस्सेदारी है जो है। और यदि आपने पूरा फल उसका निकाल के आप सेवन कर लेते हैं या आप जाके बाजार में बेच देते हैं तो आप विनाश की तरफ जाएंगे जो है। तो हमें विनाश की तरफ नहीं जाना है, हमें हर चीज को सोचकर, बड़े पैमाने पे सोच के हमें आगे बढ़ना चाहिए जो है।
और जब भी आप किसी चीज़ को का दोहन करते हैं, तो उसके बाद में जैसे मैंने बताया कि ग्रेडिंग कर लीजिए, जैसे आंवला है या सफ़ेद मूसली है, उसकी ग्रेडिंग कर लीजिए। और जब भी जंगल से हम जैसे सफ़ेद मूसली निकालते हैं, तो आपको तो मूसली चाहिए जो है, आपको पूरा पौधा थोड़ी चाहिए। तो जब भी हम सफ़ेद मूसली निकालते हैं, जैसे अम, यहाँ भोपाल के पास एक बाड़ी करके एक जगह है, अबेदुल्लागंज से लगा हुआ जो है, वहाँ सबसे अच्छे प्रकार की सफ़ेद मूसली हुआ करती थी, जिसको हम क्लोरोफाइटम बोरीविलिनम बोलते हैं। लेकिन 96, 97, 98 में जो है, लोगों ने जो है विस्तृत मात्रा में वहाँ से सफ़ेद मूसली का दोहन किया। और आज की स्थिति में बाड़ी की जो मूसली फेमस हुआ करती थी, वो खत्म हो गई, बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा जो जनजातीय पीढ़ी है, वो इस तरह का दोहन नहीं करते हैं। जब जब भी वो लोग जाते हैं, तो वो उसमें से जो मूसली है, मूसली निकाल लेते हैं, और जो मूसली के ऊपर का कॉलर होता है और छोटी मूसली होती है, वहीं पे गाड़ देते हैं। तो उसका जो है रीजनरेशन होता रहता है, और आपको लगातार सतत जो है सस्टेन रहता है, मतलब हमेशा मिलता रहेगा। और आप पूरा पौधा निकाल देंगे, तो एक समय आएगा कि वो खत्म होने के कगार पे हो जाएगा। तो इसी तरह से हमको उसके बाद में हमको पोस्ट हार्वेस्टिंग भी करना चाहिए, अच्छे से जो है धो धा के अलग कर लें बड़ा छोटे को, जो है ये भी एक पोस्ट हार्वेस्टिंग है जो है अच्छी किस्म का। और यदि उसको फिर मूसली उसली और या अन्य चीज़ें हैं, उसको आप सुखा के अच्छे तरीके से पैकिंग करके आप ये करते हैं, तो इस इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले और उन जनजातियों को बहुत अच्छा आर्थिक लाभ होगा। संग्रहित वन उपज के अधिकतम मूल्य के प्राप्ति के लिए बार्गेनिंग स्किल होना चाहिए जो है। तो इन जो जनजातीय क्षेत्र आज की स्थिति में जो मैंने देखा है कि दूसरे जितने भी सेक्टर हैं, चाहे हमारा फॉरेस्ट हो, एग्रीकल्चर विभाग हो, या अन्य सेक्टर हो, डॉक्टर हो, इन 30 सालों में जो इनकी आय है, वो 200 से 200% से ऊपर बढ़ी जो है, 280% तक बढ़ी जो है। जो एग्रीकल्चर ऑफिसर था, जिनकी सैलरी जो है आज से 20-30 साल पहले 10-15 हज़ार थी, आज उसकी सैलरी 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए है जो है। एक टीचर की सैलरी 70,000 रुपया, 80,000 रुपया है। लेकिन ये जो जनजाति हैं, जो इन से जुड़े हुए हैं, वनों से जुड़े हुए हैं, वन उपज से ही उनकी आर्थिक स्थिति चलती है। इनकी जो आय है, वो 15 से 18% ही बढ़ी जो है। आज से 20 साल पहले 500,000 मिलता था, आज उनको 5,000 रुपया ही मिल पाता है, उससे कम ही मिल पाता है जो है। जो हमने एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया था, तो उसमें मैंने देखा था कि इनकी साल भर की आय जो है, वो 50,000 के आसपास है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3-4 हज़ार रुपया ही ये महीने का पूरा परिवार अपना गुजारा करता है। तो इनकी आय कैसे बढ़ाएँ, कैसे दुगनी करें या तिगुनी करें, इसकी आवश्यकता है। और हमारा इसके साथ-साथ ये भी है कि हम अ, कोई इस तरह का छोटा-सा जो है इंडस्ट्री है, छोटा इंडस्ट्री जो है, जिसको हम कह सकते हैं कि कौशल विकास के लिए, जो इस तरह का एक कौशल विकास को लेकर छोटी-सी कुटीर उद्योग जैसा कुछ ऐसे सुदूर गाँव में हम लगा दें, तो इनकी आर्थिक स्थिति और अच्छी हो सकती है जो है। अब इन क्षेत्र में कार्य करने के लिए हमें आवश्यकता है कि
आप कभी भी किसी जनजातीय क्षेत्र में जाकर आप अचानक कुछ नहीं बदलाव कर सकते, जब तक कि आप उनके साथ मिलकर काम नहीं करेंगे जो है। तो सबसे पहला है कि हम उन क्षेत्र में जहाँ जाते हैं, जनजातीय क्षेत्र में जो है, तो उनको हम थोड़ा-सा मोटिवेट करें कि देखिए जो है मैं आया हूँ आपके साथ में, आपका सहयोग करने के लिए आया हूँ जो है, कि हम आपकी कैसे आर्थिक स्थिति और अच्छी बढ़े। तो एक पहला जो काम है मोटिवेशनल वर्कशॉप करना उनके साथ में। तो मोटिवेशनल वर्कशॉप के लिए वहाँ के जितने भी जो लोग हैं, वनग्राम है या हमारा पंचायत का ग्राम हो, वहाँ जाके जो है उनके साथ एक मोटिवेशनल वर्कशॉप करें। उसमें जो स्व सहायता समूह है या अन्य कोई ग्रुप है जो है, आजीविका ग्रुप है या अन्य ग्रुप हैं, उन सबको लेके और एक मोटिवेशनल वर्कशॉप करना पहला ज़रूरी है। दूसरा जो है, जब आप उनको मोटिवेट कर देते हैं तो उसके बाद आपका दूसरा ये होता है कि आप वहाँ पे फिर फ़ोकस ग्रुप डिस्कशंस करें। फ़ोकस ग्रुप डिस्कशन कि हम किस लिए आए हैं और हमारा फ़ोकस क्या है जो है, किस तरफ हम काम करना चाहते हैं जो है। तो इनके साथ में मिलकर एक फ़ोकस ग्रुप डिस्कशंस करें और उनकी राय ज़्यादा लें, हम कम बोलें। वो क्या चाहते हैं और किस तरह से वन के अंदर जो दुर्लभ संकटग्रस्त विलुप्त प्रजातियों को फिर से पुनर्उत्पादन के लिए उनका क्या सोच है, उनको ज़्यादा जानने की चेष्टा करें, ना कि हम ज़्यादा अपने तरफ से बताएं कि हम यही कर देंगे या हम इस तरह का बदलाव ले आएंगे। ये उचित नहीं होगा। फिर उनके साथ एक सर्वेक्षण करें जो है, एक आप जिस जंगल में आप हम करना चाहते हैं वहाँ जाके इनके साथ एक ग्रुप में एक कोर ग्रुप बना लें, 8-10 लोगों को लेके, और उसका भ्रमण करें जंगल का कि जो है कि तो वो खुद ही आपको बताएंगे कि पहले यहाँ ये होता था, अब नहीं पाया जाता है, पहले हम लोग बहुत कुछ कलेक्ट कर लेते थे। तो इस तरह का एक छोटा सा भ्रमण हो जाने पे एक अंदाज लग जाता है उस क्षेत्र का कि यहाँ पे कौन-कौन सी जड़ी-बूटियाँ पहले हुआ करती थी और अब नहीं है या बहुत कम हो गई है या खत्म होने के कगार पे हैं जो है। क्योंकि जितनी भी जड़ी-बूटियाँ हैं, उनकी अपनी कॉलोनी होती है वहाँ पे। एक कोई आम आदमी जाकर किसी किसी को हम बोले कि सतावर लेके आ जाओ, तो वो नहीं ढूँढ पाएगा जंगल में, जब तक कि वो एक जनजातीय व्यक्ति को लेके ना जाए जो है। क्योंकि उनको मालूम है कि जो लैंडस्केप है हमारा जो है, उस लैंडस्केप में जो सतावर है वो कहाँ पाया जाता है, अमलतास की कॉलोनी कहाँ पाई जाएगी, फिर जो बाईबिरंग है वो कहाँ मिलेगा, मालकांगनी कहाँ मिलेगी। तो सबकी अपनी कॉलोनी है और सबका अपना एक दूसरे के साथ तो उनका वो है, एसोसिएशन है जो है कि यदि महुआ है तो महुआ के पौधे के साथ कौन-कौन से पौधे रहेंगे, उनकी अपना एक जुड़ाव है पौधों का जो है। आज की डेट में मैं बता दूं कि महुआ का रीजनरेशन, पुनर्उत्पादन 0 है। जितने भी महुआ के पौधे हैं जो मध्य भारत में, ये सब पौधे 60 साल से ऊपर के हैं, कुछ 80 साल के हैं और इनकी आयु 90 साल के आसपास रहती है। तो मेरा ये सोचना है कि 10 से 15 साल में पूरे मध्य भारत में, हमारे मध्य प्रदेश में महुआ खत्म हो जाएगा जो है, क्योंकि उनका पुनर्उत्पादन हो ही नहीं रहा है। उसका मुख्य कारण है कि हम महुआ का पूरा गुल्ली पूरा हम जो है कलेक्ट कर लेते हैं जो है बेचने के चक्कर में। ऐसा एक भी फल नीचे नहीं गिरने देते हैं कि गिरने के बाद में वो उसका पुनर्उत्पादन हो जो है। तो आज मेरा ये सोचना है, चाहे वो मध्य प्रदेश है या छत्तीसगढ़ है, 50 लाख पौधा एक राज्य के लिए हमको नर्सरी में तैयार करने की आवश्यकता है।
यदि हम उसका पुनरुत्पादन करें। सिर्फ महुआ खत्म होने से सिर्फ महुआ का पौधा नहीं खत्म होगा, महुआ जैसे ही खत्म होगा तो उससे जो जुड़े हुए जो पौधे हैं, एसोसिएट पौधे हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। दूसरा जो है कि वहाँ की पूरी बायोडाइवर्सिटी, जो विविधता खत्म हो जाएगी। उस महुआ पे जो डिपेंड पक्षी हैं वो खत्म हो जाएंगे जो है। फिर महुआ नीचे गिरता है, जो वन प्राणी खाते हैं वो भी नहीं आएंगे, वो भी विलुप्त हो जाएंगे जो है। महुआ से सड़ने वाले जो नीचे माइक्रोब्स होते हैं वो माइक्रोब्स भी खत्म हो जाएंगे। तो सिर्फ एक पौधा खत्म होने से सिर्फ एक ही पौधा नहीं खत्म होता है, उसके साथ में हजारों प्रकार की जो विविधता है वो समाप्त हो जाती है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमें हर पौधों को बड़े ध्यान से सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि इसको हम कैसे बचाएं जो है। हमने जब इसमें काम किया था तो हमने वहाँ के जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया। उसमें थोड़ी तकलीफ आई क्योंकि वहाँ के लोग सुबह सुबह अपने काम पे निकल जाते हैं जो है, और आप यदि 11-12 बजे किसी गांव में पहुँचते हैं तो कोई आपको मिलेगा नहीं बातचीत करने के लिए। तो जब भी हम कभी वन क्षेत्र में जाते हैं और हमको सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करना है तो हमें बहुत अर्ली सुबह, जैसे आज मैं अपना प्रस्तुतिकरण दे रहा हूँ आपके बीच में, इसी तरह सुबह जाके ही हम उनसे मुलाकात करें। और मुलाकात करने के बाद में जो है कि वहाँ की जो जनसंख्या है, परिवार का औसत आकार है, उसके ऊपर में हम चर्चा करें, और लिंग अनुपात कितना है उस पे हम चर्चा करें। साक्षरता कितनी है जो है, ये बड़ा एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी जो वनग्राम है ये सब रिजर्व फॉरेस्ट से लगे हुए हैं जो है। तो जो अभी चर्चा चल रही है हमारी जो है एफआरए को लेके, एफआरए फॉरेस्ट राइट एक्ट जो 2006 में बना और हमारे मध्य प्रदेश में 2008 में लागू हुआ, उसके अंतर्गत जो है उनको वन अधिकार और फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत जो है कि उनको जो जमीन पट्टा दिया गया जो है एक परिवार को जो है, उसमें भी ये था कि या तो वो परिवार 75 साल से रह रहा हो या 3 पीढ़ी से वहाँ रह रहा हो, उनको 2.5 हेक्टर भूमि दी गई जो है। और जो अभी देखा गया कि जो है कि जो पट्टा दिया गया जो है, अब उनके भी बच्चे हुए, बच्चों की भी बच्चे हो गए, तो वो एक परिवार का जो 2.5 हेक्टर ज़मीन है वो आधा-आधा एकड़ में बढ़ गया जो है, परिवार की संख्या, ढाँचा बदलने के कारण से जो है। लेकिन इसके अलावा अब कोई गुंजाइश नहीं है कि और कोई और सी ज़मीन उनको मिल सके, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट की कोई ज़मीन 1 इंच भी नहीं दी जा सकती है जो है। तो ये ज़रूरी है कि वो जो ढाँचा बदला है इतने सालों में जो है, तो उस परिवार को एजुकेट करके कोई नौकरी पेशा या इससे जोड़ा जाए, जिससे कि वो वहाँ से अच्छी जगह पे निकल पाएँ जो है। नहीं तो जैसे-जैसे परिवार का ढाँचा बढ़ेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत असर पड़ेगा जो है। तो और उनकी आजीविका और जो आय है उस पे असर पड़ेगा जो है, तो पूरा परिवार पे एक बर्डन आ जाता है जो है। तो ये बहुत ज़रूरी है एजुकेशन्स के लिए जो है। और आज से 20 साल पहले देखा था कि सिर्फ़ ऐसे गाँव में जो है 5वीं तक ही स्कूल हुआ करते थे। और 5वीं में मैंने ये देखा कि जो बच्चियाँ थी जो है, वो तो बहुत अच्छे 80% उनका उनकी उपस्थिति भी थी, और उनका जो ज्ञान था वो लड़कों से बहुत अच्छा था जो है, और लड़कों की उपस्थिति कम थी जो है। लेकिन 5वीं के बाद जब 8वीं पढ़ने जाते थे तो वो स्कूल थोड़ा-सा 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में बढ़ जाता था, तो उसमें लड़कियों को जाना थोड़ा दिक्कत हो जाता था। तो जैसे ही 8वीं और 10वीं में देखा मैंने
कि लड़कियों की संख्या सिर्फ इसलिए कम हो गई क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के लिए उतनी दूर जाना माता पिता उतना कंसीडर नहीं करते थे जो है, तो इसलिए वो संख्या कम हो गई। कॉलेज आते आते तो लड़कियां बिल्कुल भी नहीं रही, लड़के एक आध निकलते थे जो है, और क्योंकि कॉलेज जिला स्तर पे हुआ करता था। अब धीरे धीरे थोड़ा सा बदलाव आ रहा है जो है, लेकिन इसमें बहुत एजुकेशन को लेके हमें अभी बहुत कुछ सोचना है। जब भी हम उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हैं तो हमको 10 प्लॉट डालना पड़ता है जो है। ये एक सर्वे का तरीका है जो है, कि जंगल में जब भी हम औषधि के संरक्षण संवर्धन पे चर्चा करते हैं तो 25 मीटर बाई 25 मीटर के 10 प्लॉट डालने पर ये समझ में आ जाता है कि उस क्षेत्र में पौधों की संख्या कितनी है जो है, कुल संख्या कितनी है 1 हेक्टेयर में जो है, और उसमें उनकी जो आवृत्ति है वो कितनी है, फ्रीक्वेंसी जिसको घनत्व कितना है, डेंसिटी कितनी है जो है, एबेंडेंस कितना है जो है, और उस हिसाब से हम प्रति हेक्टर औसत संख्या निकाल लेते हैं। ये एक तरीका है जो है कि प्लॉट डालकर 33 बाई 33 करेंगे तो 1 हेक्टर का आ जाएगा जो है। दूसरा एक है कि हम उस क्षेत्र का एक सर्वे ऐसा भी करें कि जिसमें ये भी देखें कि डोमिनेंट स्पीशीज कितनी है 1 हेक्टर में। साल फॉरेस्ट है तो डोमिनेंट साल होगा जो है। सब डोमिनेंट कितनी है, दूसरी जो भी है हरा बहरा आंवला वगैरह है जो है, और सप्रेस्ट कितनी है। यदि इस तरह का एक सर्वे कर लेंगे तो ये ढांचा ऐसा है कि ये ढांचे को आप जो हमारा शहरी और गांव का बफर जोन है वहां हमको एक मियावाकी वन बनाना है या हमको एक आर्टिफिशियल जंगल तैयार करना है तो हमको उसमें दिक्कत नहीं जाएगी यदि हमें ये संख्या मालूम हो जाए उस क्षेत्र की डोमिनेंट, सब डोमिनेंट और सेपरेट स्पीशीज की जो है, तो एक ढांचा बन जाएगा। और इसी तरह से हम लोग इसके भी 33 मीटर बाई 33 मीटर का सर्वे करके भी हम पता लगा लेते हैं कि उस क्षेत्र में मैनहर कितना है, उनकी संख्या, मालकांगनी कितनी है, अमलतास कितना है, आंवला कितना है, धवई कितना है, बायबिड़ंग की संख्या कितनी है, जामुन कितना है, अचार कितना है, हर्रा की संख्या, अनंत मूल की संख्या, काली मूसली की संख्या, राम दातून की संख्या, बहरा की संख्या, सफेद मूसली की संख्या, शिवनाग की संख्या, सतावर की संख्या। इस तरह से ये क्षेत्र में पाए जाने वाली जो जड़ी बूटियां हैं उनके बारे में एक मोटा मोटा हमारे पास में आ जाएगा कि ये एरिया में कितना है और होना कितना चाहिए था जो है। तो जब ये दोनों चीजें हमको मालूम हो जाएंगी तभी हम कुछ कर सकते हैं जो है। और दूसरा जो है कि फिर इसका इन्हीं के साथ में जो जनजातीय लोग हैं जो है पीपुल्स पार्टिसिपेशन के साथ ये काम कर सकते हैं। तो जब आप भ्रमण करके आ जाएंगे तो उसका एक छोटा मोटा जो है कि जो संसाधन मानचित्र है वो एक बना लें हम जो है, और मानचित्र में ये दर्शाएं कि ये जंगल सागौन का है या साल का है या मिक्स फॉरेस्ट है। दूसरा जो है कौन कौन सी चीजें उन्होंने बताई कि सफेद मूसली कहाँ पाई जाती है जंगल में, उस मानचित्र में दिखा दीजिए। हमारा सतावर कहाँ पाया जाता है, अमलतास कहाँ पाया जाता है, वो हर्रा कहाँ पाया जाता है, बहरा कहाँ पाया जाता है, अचार कहाँ पाया जाता है, शिवनाग कहाँ पाया जाता है। ये एक ढांचा उसके साथ में उन्हीं के साथ में मिलकर बनाइए। लेकिन जब ये हम मानचित्र बनाते हैं संसाधन मानचित्र तो इसमें इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि इसमें सभी की भागीदारी हो है,
सभी की भागीदारी मतलब बुजुर्ग लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो 50 से ऊपर के लोग हैं उनकी भागीदारी हो, कुछ युवा की भागीदारी हो, महिलाओं की भागीदारी हो और इसके साथ में जो विकलांग हैं उन जो उनको भी आप लेके आइए इसकी भागीदारी में। जब हम चबूतरा में बैठकर जब ये मानचित्र बनाते हैं, तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि इसमें सभी की भागीदारी है कि नहीं है। यदि इसमें से किसी एक की भी भागीदारी की कमी होती है, तो आपका जो भी आप बताना चाहते हैं उसमें कमी आ जाएगी जो है। तो हम कोशिश करें कि जब भी हम कोई मानचित्र बताते हैं, दर्शाते हैं जो है, तो उसमें भागीदारी सुनिश्चित करें जो है। इसके बाद में जो प्राकृतिक उत्पादन की जो स्थिति है जो है, उसके लिए जो है कि हम ये भी देखें कि ये जो पौधा है, प्रति हेक्टेयर संख्या जो है, उसकी औसत ऊंचाई कितनी है जो है, क्योंकि बिना हम ऊंचाई और उसकी कॉलर गत से हम अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि पुनरुत्पादन सर्वेक्षण में पाई गई प्रमुख औषधि पादप प्रजातियों की क्या स्थिति है जो है। तो ये भी देख लें कि जो है कि क्या स्थिति है जो है। तो इसमें एक काम करना चाहिए जिसको हम लोग वन की भाषा में ANR बोलते हैं जो है, असिस्ट नेचुरल डीजनरेशन। असिस्ट मतलब सहायता करना, नेचुरल माने प्राकृतिक पुनरुत्पादन के लिए। तो कैसे सहायता करेंगे हम उनको? जब भी ये जो बरसात का सीजन चलता है, तो जो भी फल फूल बीज जो नीचे गिरा हुआ है, उसमें से जो पौधा निकलता है, उसमें हम उनके साथ मिलकर थाला बनवाएं और पौधे पे छोटे-छोटे पौधों पे मिट्टी चढ़ाएं जो है। जैसे हमारा छोटा-सा बच्चा जब पैदा होता है घर पर और लोग बड़े घर के खुश रहते हैं, तब हम बच्चे का बड़ा ध्यान देते हैं। उसको समय से दूध मिल जाए, समय से जो है उसकी अच्छी-सी फीडिंग हो जाए, अच्छे से उसकी देखभाल पे हम बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो सर्वाइव करे और अच्छे से जीवन अपना ये करे। तो उसी तरह पौधे के साथ में भी होता है कि जो भी पौधा, छोटा पौधा, नन्हा पौधा जो निकला है जंगल के अंदर में, ऐसे पौधों पे हमको कंसंट्रेट करना चाहिए जो है। और हम इन्हीं सीजन में जाके जो है, वो जो भी छोटे-छोटे पौधे जंगल में निकले हैं, उनके ऊपर में हम थाला बना के मिट्टी चढ़ाएँगे, तो वो पौधा जो है आप देखेंगे 90% जो है सर्वाइव कर जाएगा जो है और वो तेज़ी से बढ़ेगा जो है। तो पौधों का पुनरुत्पादन का एक तरीका ये है कि जो है हम उसको ANR करें। और दूसरा कि जहाँ अभी क्या हो गया है कि ये जलवायु परिवर्तन के कारण से और जंगल को हम अवैज्ञानिक तरीके से जो दोहन किए हैं, तो हमारा जंगल जो है वो खंडित हो गया है। ऐसे मैंने पूछा उनसे कि आज से 30 साल पहले जंगल कैसे था? तो वो बोलते हैं घनो था मतलब डेंस था। अभी जंगल कैसा है? तो बोलते हैं अभी जो है छितरो है। छितरों का मतलब होता है स्कैटर्ड, लेकिन स्कैटर्ड नहीं हुआ जो है, मतलब स्कैटर्ड नहीं हुआ, वो फ्रेगमेंट हो गया है, खंडित हो गया है। माने बीच-बीच में गैप आ गए हैं जंगल में। जो आप जब जंगल पूरा घूमते जाएँगे तो देखेंगे कि एक जंगल का एक भाग है, फिर उसके बाद खंडित होके फिर दूसरा भाग है। तो ऐसे जो खंडित वाला एरिया है, जहाँ पे कोई भी पौधा नहीं है, वहाँ ANR नहीं कर सकते, ऐसी जगह पे वो वनों में पाए जाने वाले जो जड़ी-बूटी कम हो गए हैं, खत्म होने के कगार में हैं, ऐसे खंडित जगह में उसका रोपण करना चाहिए जो है। इन्हीं लोगों के साथ में यदि हम बड़े पैमाने पर रोपण करेंगे, जिसको हम गैप प्लांटेशन कहते हैं, तो फिर से ही जो है हम रिवाइव कर जाएँगे जो है और अच्छे से जो है कि अ, फिर से वो जंगल का रेस्टोरेशन होगा, जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन जो है। तो एक तरीका ये है जो है। फिर ये देखें कि ऐसे जो पौधे हैं, उसका संग्रहण काल कब होता है? कौन से पौधे, क्योंकि हर चीज़ें जो है बरसात में ही नहीं निकाली जाती है, हर चीज़ें कोई ठंड में नहीं निकाली जाती जो है, गर्मी में नहीं निकाली, सबका अपना-अपना समय होता है। जैसे एक डोटी कांदा मिलता है जंगल में जो है,
जिसको वो लोग दिसंबर जनवरी में निकालते हैं जो है, और श्रम का उपयोग करते हैं जो है। तो ये भी देखना जरूरी है कि कौन सी चीजों की जो हार्वेस्टिंग है उसका कौन से महीने में वो करते हैं जो है। जैसे बिरार कांदा है, जिसको हम लोग पाताली कुमड़ा कहते हैं, वो भी दिसंबर जनवरी में निकालते हैं। और उसमें भी 2-3 प्रजातियां पाई जाती थी। जो पाताली कुमड़ा है, एक लाल लेटेक्स वाला होता है जिसमें लाल दूध निकलता था, एक सफेद दूध, एक पीला दूध। तो जो लाल लेटेक्स था जो है, वो अचानक ही जो है कुछ सालों में पूरे मध्य भारत से खत्म हो गया जो है। तो ऐसे बता रहे थे कि ये कुछ कैंसर या अन्य काम में आता है, तो इस कारण से उसका 100% विद्रोहन हो गया। अभी आपको जो प्यूडेरिया है, पाताली कुमड़ा है, वो आपको सफेद लेटेक्स वाला मिलेगा जो है, लाल लेटेक्स वाला खत्म हो गया जो है। ऐसी लाल जंगली प्याज है, वो अब मिलेगा ही नहीं आपको जो है। आज से 20 साल पहले मुझे मिलता था, पातालकोट में जाता था तो दिखने को मिलता था जो है। उस तरफ मैं जब होशंगाबाद साइड जाता था, और ये वाला एरिया जो आपका अब्दुल्लागंज वगैरह एरिया में जाता था मैं जो है, तो यहाँ भी देखने को मिलता था। अब ये जो लाल जंगली प्याज है वो भी खत्म हो गया जो है। आज से काली जो हल्दी है, वो आज से 30-40 साल पहले मिलती थी, अब बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती है जो है। ऐसे तो जड़ी बूटियां हैं, पता नहीं कुछ कारण से जो है अचानक खत्म हो गए जो है। और इस पे हमें विचार विमर्श करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि किस तरह से इसको फिर से रिवाइव करें। जैसे सफगंधा है, वो भी खत्म हो गया जो है। अब सिर्फ सफगंधा मिलता है वो बस्तर से। जब हम वहाँ जाते हैं जो है अपना कोरापुट जाते हैं, जब बस्तर से होते हुए कोरापुट जाते हैं, तो वहाँ थोड़ा सफेद हमको जो है सफगंधा मिलता है जो है। उसमें भी 1-2 प्रजातियां हैं, रॉयल्फिया सर्पेंटिना और रॉयल्फिया जो है टेट्राफिला। तो जो सर्पेंटिना है जो है, जो ज्यादातर चाहे एलोपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो, दोनों में उसके जड़ यूज होते हैं जो है। तो ये चीजें बाकी जगह खत्म हो गई हैं, बस इन्हीं जगह पे थोड़ा बहुत ही है जो है। तो इसको भी हम किस तरह से जो है कि फिर से इसका पुनरुत्पादन करें, ये भी हमें देखना पड़ेगा जो है। और कौन कौन सी चीजें ये श्रम उपयोग करते हैं, और कौन कौन सी चीजें ये लोग बेचते हैं। और बहुत सी ऐसी चीजें जो श्रम भी उपयोग करते हैं, बेचते भी हैं अपने हाट बाजार वगैरह में जो है। तो इसका भी अध्ययन हमको करना जरूरी है। अब और उसकी मात्रा भी देखनी चाहिए हमको कि कितनी मात्रा में जो है वो अपना संग्रहित करते हैं जो है, और किस भाव से जो है बाजार में बेचते हैं। और वाकई जो हमारा मेन मार्केट है उसकी क्या वैल्यू है। जैसे हमारे यहाँ पूरा मध्य प्रदेश में एक ही मंडी है, और मध्य प्रदेश क्या जो छत्तीसगढ़ और यदि उड़ीसा वगैरह भी मिला दे तो मंडी के नाम से तो नीमच मंडी है बस, बाकी जगह तो सब ट्रेडर्स हैं। तो हमको मंडी की संख्या बढ़ाने की भी आवश्यकता है। जोन वाइज हमारी यदि मंडी बन जाए तो ये जो लोग हैं जो है इनकी आय को हम में वृद्धि कर सकते हैं जो है। तो उसमें भी मैंने ऐसे सोचा है कि 5 जोन मैंने बनाया था जो है। एक तो हमारा धार, झाबुआ, खंडवा, अलीराजपुर वाला एक जोन है। यहाँ एक मंडी हो जाए तो यहाँ के जो भीड़ बिलाड़ा है उनके लिए बड़ा सुविधाजनक हो जाएगा जो है। और ये वाले एरिया में जब हम आते हैं, हमारा बैतूल है, छिंदवाड़ा है, बालाघाट, सिवनी, एक मंडी यहाँ बड़ी मंडी हो जाए तो ये एरिया हमारा बढ़िया जो है कि यहाँ के जो जनजातीय लोग हैं उनको अपनी चीज अच्छे कीमत में बेचने के लिए सुविधाजनक हो जाएगी जो है। एक शिवपुरी है जहाँ शहरिया टाइप्स होते हैं, एक मंडी हमारा उस तरफ बन जाए जो है। शिवपुरी में बहुत अच्छी मंडी, क्योंकि अभी भी ट्रेडर्स हैं जो है। ट्रेडर्स थोड़ा सा जो है कि एक्सप्लॉइट करते हैं जो है। और मंडी में क्या बोली लगती है जो है, और मंडी का भाव अच्छा भी रहता है जो है।
और एक मंडी हमारा मंडला, डिंडोरी और ये जो अनूपपुर वाला एरिया है, शहडोल और उमरिया, एक मंडी हमारी यहाँ बन जानी चाहिए जो है, और एक मंडी हमारी सतना, रीवा, सीधी वाले एरिया में बन जाए। जैसे यदि मध्य प्रदेश में 5 मंडी बन जाए जो है, तो अच्छा रहेगा। जो एक मंडी इधर भी होना चाहिए, जो हमारा देखा है हरदा, होशंगाबाद और ये वाला जो एरिया है जो है, जिसमें काफ़ी लोग औषधि पौधों पर बड़ा अच्छा काम करते हैं जो है, तो ये वाले एरिया में भी, होशंगाबाद में भी एक यदि हमारी हर्बल मंडी बन जाती है जो है, या मंडी के साथ में इसको अटैच कर देते हैं हमारी जड़ी बूटी की मंडी के साथ में, जैसे नीमच में है जो है, उन्होंने एक पार्ट जो है अटैच कर दिया जड़ी बूटियों के लिए। तो ये वाला यदि हो जाएगा तो इससे जो है कि लोगों को बड़ी सुविधा होगी। जी बहुत सुंदर जी आदरणीय उपाध्याय जी। कुछ हैंड रेस हैं, तो मैं आपकी अनुमति चाहूंगा कि कुछ शायद हमारे साथीगण आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। हाँ जी 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 जी। तो मैं आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी का और आदरणीय भीकम सिंह चौहान साहब जो बालाघाट और एक नर्मदापुरम जी हैं, तो मैं भीकम जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज हमारे आदरणीय उपाध्याय जी से अपना सवाल करने का कष्ट करें। सभी को ओम, सदन को काफी आभार और मुख्य वक्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत विस्तृत में जो आज जानकारी इन्होंने दिया, और मध्य प्रदेश राज्य औषधि बोर्ड और जैव विविधता से संबंधित जितने विलुप्त प्राय पौधे हैं उनके बारे में भी जानकारी ही। मेरा जो सवाल था वो ये था कि हम संयुक्त रूप से ऐसे कौन से पौधे हैं जो विलुप्त प्राय है या जो चिन्हित है जिनका औषधि महत्व ज्यादा है, या जो अब बहुत रेयर मात्रा में पाए जा रहे हैं, उनका संरक्षण कैसे करें, संवर्धन कैसे करें, और वो उनकी एक लिस्ट कैसे बनाई जाए, और इसमें एफपीओ या हमारे जो है आदिवासी संगठन कह लो या समाज की या सामाजिक वानिकी की क्या सहभागिता होना चाहिए। और तीसरा सवाल ये था कि हम देसी आंवले के संरक्षण में इस वक्त समय जो है जैव विविधता बोर्ड और राज्य औषधि जो है बोर्ड वो क्या काम कर रहा है। जी जी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इन्होंने कहा जो है, जो अभी मैं अपने आगे इसमें वक्तव्य में बोलता मैं जो है, मैंने ये देखा जब मैं अभी डॉक्यूमेंटेशन एंड साइंटिफिक वैलिडेशंस पे काम कर रहा था, तो ऐसे करीब 22 प्रजातियां हैं जो है, जो बिल्कुल भी जो है खत्म होने के कगार में है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पौधा है वो है आपका दहीमन, नोट कर लीजिए इसको जो है, दहीमन है। फिर दूसरा है सुआरुक है, सुआरुक भी खत्म हो रहा है। मैदा है, मैदा छाल यूज होता है, मैदा भी खत्म हो रहा है। फिर हमने सेवनाक बताया, सोनपाठा खत्म हो रहा है। गरुड़ का वृक्ष खत्म हो रहा है। लोध्र है, लोध्र भी खत्म हो रहा है। फिर आपका जो है काकड़ है, गुयाना गुना नाटा ऐसे है, काकड़, काकड़ भी खत्म हो रहा है। कुल्लू बहुत ज्यादा खत्म होने के कगार पे है, और सलई भी बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। सलई की भी बहुत चर्चा चली। फिर रक्त विरार है, रक्त विरार भी खत्म होने के कगार पे है जो है। और कुछ पौधे हैं अमरकंटक साइड में, वो भी खत्म होने की कगार पे है। अचार खत्म हो रहा है, निर्मली खत्म हो रहा है, विल्मा खत्म हो रहा है। तो ऐसी ये प्रजातियां हैं जिनको जो है, तिनसा खत्म हो रहा है, अंजन खत्म हो रहा है। तो ये पौधे हैं, कुछ लिस्ट है, मैं इसको इसमें मैं भेज दूंगा ये लिस्ट जो है, ऐसे कौन कौन सी प्रजातियां हैं। और दूसरा इनका प्रश्न था कि सामाजिक वानिकी का क्या रहे। तो जैसे अभी मेरी बात हुई थी, एक पन्ना फॉरेस्ट गार्ड हैं जो है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो जो है। तो उन्होंने ये सब जितनी भी विलुप्त प्रजातियां हैं, और उनको उन्होंने जो है अपनी नर्सरी में तैयार किया है जो है 20%। बाकी तो क्या होता है कि वन विभाग में सिर्फ
3-4 पौधों को ही वो लोग लगाते हैं जो है। तो ये अच्छी बात नहीं है कि 4 पौधे आपने लगा दिए जो है, एक तो बाँस लगा देते हैं और दूसरा सागौन कर लेते हैं जो है, और 1-2 प्रजातियाँ और कर लेते हैं, तो इससे तो बात बनने वाली नहीं। तो जितने भी सामाजिक वानिकी की नर्सरी है, उसमें ये ज़रूरी है कि ये जो 22 से 30 प्रजातियाँ हैं, इसको भी अपने जंगल में तैयार करें और इसका पहले से प्रोजेक्ट जो है आप बना के दे दें कि जिसमें बजट सही समय पे आपको मिल जाए। दूसरा सुनिश्चित करें कि इनका बीज कहाँ से मिलेगा जो है, क्योंकि तैयार करने के लिए आपको बीज की आवश्यकता होगी जो है, तो बीज कोई आपको इंस्टीट्यूट देगा नहीं जो है। तो बीज के संगठन के लिए मेरा ये सोचना है कि हर सामाजिक वानिकी में ये जो ट्रेडिशनल हीलर्स हैं, उनको आप छोटे-मोटे रकम देंगे तो उनके लिए बड़ी बात हो जाती है, 5,000 रुपया महीना भी देंगे तो बड़ी। तो ये जो ट्रेडिशनल हीलर्स हैं, हमारे जो पारंपरिक ज्ञान रखने वाले, चिकित्सक ज्ञान रखने वाले हैं, इनको अपने नर्सरी में रखिए, तो इनको मालूम होता है कि कौन-सी बीज कब कलेक्ट किया जाता है, कैसे उगाया जाता है। तो ये आपको एक बहुत बड़ा बीज बैंक आपके लिए होगा जो है, और ये सही समय पे लाके कब कौन सा बीज हमको बरसात में लाना है, कौन सा ठंड में लाना है, कौन सा गर्मी में लाना है, तो ये समय पे लाके उपलब्ध भी करा देंगे और आपको इसको नर्सरी तैयार करने में, इन पौधे में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। क्योंकि एक आप कोई बॉटनिस्ट को रखते हैं तो उसको जंगल ही समझने में साल 2 साल लग जाएगा जो है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा बॉटनी। मैं ये नहीं बोलता कि बॉटनिस्ट को मत रखिए, लेकिन आप यदि एक ट्रेडिशनल हीलर्स को अपने साथ में रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको अपनी नर्सरी इन पौधों को तैयार करने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी जो है। दूसरा तीसरा आपका प्रश्न था कि जो राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड है, वो अभी तक कल्टीवेशन की तरफ था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि उनकी इस तरफ मंथन जा रहा है कि हम सिर्फ एक्सटी2 प्लांटेशन करने से बात नहीं बनेगी जो है। तो जैसे मैंने अभी गैप प्लांटेशन की बात की थी, तो उसमें भी अभी जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, ये चर्चा का विषय है कि हम जंगल के अंदर कैसे गैप प्लांटेशन करें। लेकिन कोई एनएमपी भी ऐसे डायरेक्ट जंगल के अंदर में नहीं कर सकती है, तो किस तरह से वन विभाग के साथ में उनका एमओयू होगा, किस तरह से राष्ट्रीय पादप बोर्ड किस तरह से काम करके करेगी। लेकिन ये जरूरी है कि नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को जो है वन विभाग के साथ में जुड़कर जब तक काम नहीं करेंगे, तब तक हम विश्व में जो है हम बहुत अच्छी स्थिति में नहीं आ सकते जो है। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सर। और जी आदरणीय सिंगारे जी संचालन करने का कष्ट करें। तो अब आदरणीय भीकम सिंह जी का जो सवाल था उसका आदरणीय हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय उपाध्याय जी ने उसका समाधान किया। अब मैं चलता हूँ आदरणीय नर्मदापुरम, जहाँ से रमेश चंद मेहरा जी का हैंड रेस है, वो आपसे संवाद करें। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही और हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय है उन्होंने जो वनौषधि की जो कमी हो रही है, आदरणीय हमारे नर्मदापुरम में एक बैतूल से लगा हुआ हमारा जिला है, तो भौरा में जो है यहाँ पर भी मूसली बहुत होती थी, परंतु भौरा की मूसली जब ये जो आप कह रहे हैं कि जब ये उत्पादन की बात हुई कि भाई वनौषधि का उत्पादन और मूसली से बहुत ज़्यादा लाभ होता है, तो लोगों ने उसके बीज के बीज खत्म कर दिए और वहाँ पर अब कुछ नहीं बचा, जैसे बाड़ी में नहीं बचा है। इसी तरह से महुआ के जो आपने बात की, महुआ भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा। तो सर, जब तक यदि महुआ की उपयोगिता, उसके रेट अच्छे नहीं मिलेंगे तो फिर जो है किसी भी वृक्ष की जब तक उसकी कीमत नहीं मिलेगी तो वो कैसे पनपेगा। जी ओम। जी जी, नहीं ये अच्छा प्रश्न है कि हमको जो भी वो निकालते हैं उसमें मैंने अभी एक ट्राई किया जो है। एक तो मैंने जो हमारा
ये नेशनल पार्क है यहाँ का, शहडोल का जो है, उसके पास मानपुर करके गांव है जो है, और कुछ एरिया मैंने शिवपुर का भी लिया जो है। तो इसमें मैंने जितने भी वहाँ पे समिति थी जो है, तो मैंने लघु वन उपज महिला स्व सहायता समूह बनाई पहले जो है, और उनको लेकर मैंने शुरू किया। और इनको हमने क्या किया कि जो मच्छरदानी होती है वो उसको हमने वहाँ बांटा कि देखो ये जो भी हमारा महुआ है ये नीचे नहीं गिरना चाहिए ज़मीन पे, और नीचे आप जो आग जलाकर साफ करते तो उससे जंगल में आग भी लग जाता है। तो आप इस तरह का कार्य ना करके ये जो मच्छरदानी है ये पेड़ के उसमें बांध दीजिए चारों तरफ जो है, तो जो भी महुआ है वो मच्छरदानी के ऊपर गिरेगा, और उसको आप कलेक्ट कर लिए। फिर मैंने उनको जो है 52,000 रुपये का सोलर पैनल बना के दिया था। एक छोटा सा सोलर पैनल जिसमें ट्रे वगैरह लगता है, वो 50 से 52,000 के बीच में बनता है। और ये सोलर पैनल में आप ट्रे में इसको लेके सुखाइए जो है, तो उससे क्या होता है कि इसका जो कलर होता है वो बहुत खूबसूरत जो है, कलर बदलता नहीं, काला नहीं पड़ता है जो है। तो वही महुआ जो है जो ये 15-20 रुपये में बेचते थे, और वो महुआ जो है 40-45 रुपया किलो उनका बिका। कुछ महुआ तो जो है बाहर के लिए भी उनसे लिया गया जो है। तो इस तरह से उसका वैल्यू एडिशंस के लिए हमको सिर्फ महुआ नहीं, अन्य जितने भी हमारे जो औषधि उत्पाद हैं जो है, उसकी क्वालिटी हम कैसे, वैल्यू एडिशंस कैसे कर सकते हैं, उसमें हमने ये ढांचा तैयार किया है। सबका प्रोटोकॉल है, उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से हम अभी चलेंगे जो है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। विनाश विहीन विद्ववन जो है, तो सम्मेलनी विद्ववन जो है कि तभी सस्टेन होगा कि जब तक हम उसके प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं करेंगे जो है। तो उसका सबका अपना प्रोटोकॉल है। तो और हम लोग अभी यही बहुत विडम्बना है कि मैं अभी इसी बार सोच रहा हूँ कि जनजातीय क्षेत्र में इनकी आर्थिक स्थिति, जैसे मैंने बताया कि इनकी आर्थिक स्थिति 30 सालों में 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। और दूसरी जगह पे एक टीचर को आज से 30 साल पहले 500, 1000, 1200 मिलता था, आज वो 70,000 रुपये मिलता है। लेकिन एक आदिवासी तो 3 से 4,000 रुपये महीने का कमा पा रहा है। तो इनकी जो आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ है वो तो 18 से 20% हुई है। तो इसको कैसे हम बढ़ाएं, इस पे हम हमारी लगातार चर्चा चल रही है। थैंक यू। जी धन्यवाद सर। सर फिर आपने मंडी की जो बात की, तो मंडी तो नीतिगत बातें हैं, ये तो मतलब शासन के ऊपर, इस पर क्या काम हुआ है अलग अलग क्षेत्र मंडी के? ये हमने एक ढांचा बनाया है, ये मेरा अपना खुद का एक सोच है जो है। जब तक ये ढांचे के हिसाब से नहीं चलेंगे तो कुछ आर्थिक स्थिति उनकी नहीं ये होगी। तो इस पे मैंने अब फोरम में रखा है कि यदि इस तरह के ढांचे के साथ में हम मंडी का बनाए, यदि 5 जोन में 5 अलग अलग मंडी बनाए, तो लोग को, क्योंकि एक युवा का आदमी कुछ चीजें बेचने के लिए नीमच तक जाएगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे ढांचे का प्रपोजल है। पहले बीच में एक आपके वहाँ भी जो है रायसेन के पास जो सिलवानी है, वहाँ भी ऐसी चर्चा चल रही थी कि एक मंडी वहाँ बना दिया जाए। लेकिन इस पे हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसे यदि मंडी नहीं बनाएंगे तो वहाँ का जो लोकल होता क्या है कि देखिए, आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूँ कि जो हमारा झाबुआ अलीराजपुर है, वहाँ बहुत महुआ होता है, वहाँ डिस्टिलरी भी है एक जो है। लेकिन वहाँ का पूरा महुआ जो है वो गुजरात चला जाता है जो है। तो उनको थोड़ा बहुत पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ के क्या लोग जो जनजाति हैं वो खुद उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पहले जब वो लोग इस्तेमाल करते थे महुआ का, शराब निकालते थे और अपना खुद उनका चलन में भी है, उनके रिवाज में भी है, सामाजिक प्रथा में भी है, संस्कृति में भी है, धार्मिक अनुष्ठान में भी है। तो ऐसे लोग जब निकालते थे तो जो उसका रेसिड्यू बचता था, निकलता था, जो मतलब जो शराब निकालने के बाद में जो रेसिड्यू बच गया जो है, वो खाद्य के रूप में अपने
खेत में डालते थे। तो जब खेत में डालते थे तो उनका उत्पादन खेत का बहुत अच्छा होता था। अब क्या हुआ कि वो ज़मीन जो है जिसमें ये इस तरह के रेसिड्यू पड़ते थे, अब नहीं पड़ते हैं जो है, क्योंकि वो पूरा का पूरा माल कहाँ चला गया? गुजरात चला गया। तो इस तरफ भी सोचना चाहिए कि ये जो छोटा-छोटा सा जो हमारा फंक्शन था अलग-अलग क्षेत्र का, उसको बंद ना करें जो है। उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ऐसे-ऐसे छोटे से मंडी हो गया या उनके जो छोटे-छोटे जो उनके फंक्शनल इंस्टीट्यूट हैं, उसको कैसे हम फिर से स्थापित करें जो है। तो इस तरह सोचेंगे तभी कुछ हो पाएगा। जी, बहुत सुंदर सर। और आगे का सवाल आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आप सवाल करें। ओम सदन को सादर वंदन। और मुख्य अतिथि महोदय ने आज जो जानकारियां दी हैं, मैं बहुत अभिभूत हूँ। बहुत अच्छी जानकारियां मिली हैं मुझे। तो मैं उनसे बोलना चाह रहा हूँ कि आपने भी लाल प्याज विलुप्ति के कगार पे है ऐसा बोला, तो मेरे पास लाल प्याज, मैंने जंगल में मैंने 7 साल नौकरी की है। पहले मैं डिप्टी रेंजर रहा हूँ 7 साल, तो मेरे पास अभी भी उपलब्ध है लाल प्याज। दूसरी बात, महुए के बारे में, महुआ एक संस्कृति है आदिवासियों के लिए, और मैंने अब भी 2 साल पहले बल्कि 3 साल पहले 100 महुआ के पेड़ अपने खेत में लगाए हैं। तीसरी बात, मैं उनसे एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ कि आप बोल रहे थे कि बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, तो मैं लगभग 50 किसान ऐसे हैं जो मेड़ पे पेड़ लगा लेंगे। मैं उनको तैयार करूंगा। आप यदि वो विलुप्त प्रजातियों के 3-3, 4-4 पौधे हमको दे दें, उपलब्ध करा दें कहीं से, तो हम उनको बचाने के लिए प्रयास करेंगे। खेत की मेड़ पे लगवा देंगे और इस बात की हम गारंटी लेंगे कि हम उनको जरूर से जरूर, मतलब उनको उत्पादन कर पाएंगे हम, वो कोई भी प्रजाति हो, क्योंकि मध्य प्रदेश की प्रजातियां मध्य प्रदेश में कहीं भी हो जाती हैं। जी धन्यवाद। जी, 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 जी। मैं बिल्कुल आपको इसका मैं मदद करूँगा। मैंने जैसे अभी विक्रम जी ने भी बालाघाट से भी ये प्रश्न किया था, तो मैंने बताया था कि ऐसे 22 से 30 प्रजातियाँ हैं जिसको बताना बहुत ज़रूरी है। जिसमें मुख्य प्रजाति जो है वो डायमंड है, रक्तबिहार है, मैदा है, सुआरूप है, डायलिनिया पेंटागाइना। ऐसी कुछ प्रजातियाँ हैं जिसको हम तैयार कर रहे हैं, लगातार करते रहेंगे जो है। और आपको जब भी ऐसी कुछ पौधे की आवश्यकता होगी जो है, तो आप मुझसे खुद संपर्क कर लीजिएगा और ये पौधा मैं आपको बता दूँगा कि कहाँ उपलब्ध है, किस नर्सरी में उपलब्ध है, वहाँ से आप बुला के ले सकते हैं। बिल्कुल मैं इसमें सहयोग करूँगा आपकी। जी, सर, जी। 1 एकड़ में लगभग मैं समझता हूँ 500 पौधे ये जंगली वाले, मतलब वन प्रजाति के लग जाते हैं। तो आप यदि उपलब्ध कराएं तो आधा एकड़ जमीन मेरे पास अभी उपलब्ध है। मैं उसमें ये जो विलुप्त प्रजाति, जैसे आपने सुअरुक बोला, इस तरह के पौधे में उपलब्ध हो जाए तो मैं भी लगाने को तैयार हूँ। जी, 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 मैं करवा दूँगा उपलब्ध आपको। जी, जी। आदरणीय प्रवीण कुमार जी, सादर आमंत्रित हैं। अनम्यूट कर लें आदरणीय प्रवीण कुमार जी, आपका हैंड रेज था। चलिए, शायद प्रवीण कुमार जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तो आदरणीय मैं दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना जी संवाद करें। आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वास्तव में औषधीय संरक्षण के लिए और संरक्षण के साथ उसका दोहन या विनाश विहीन दोहन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज का मुख्य वक्ता जी का रहा है। और वास्तव में ये जो आपने एक सिनेरियो दिखाया है वो लगभग सभी जगह का है। मैं उत्तराखंड से हूँ और यहाँ पे हिमालयी क्षेत्र में अपना गांव है। और मैं पिछली बार जब कुछ गाँव का भ्रमण कर रहा था तो ये बात सामने आई कि जो हमारे वन हैं वो वास्तव में बहुत छितरे हो गए हैं, बीच में बड़े बड़े गैप हो गए हैं। और जो खासकर औषधि नहीं, सामान्य जो वृक्ष भी हैं वो भी बीच बीच से उनके पूरे पैच समाप्त हो गए हैं। अब मानव दोहन भी उतना मानवीय दोहन भी नहीं है, लेकिन फिर वो हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भी हो। लेकिन दूसरी बात ये देखने में आई
इधर एक थुनेर जैसा कोई हिमालयी पेड़ होता है, जो हिमालयन एरिया में खूब होता है, उसमें खूब औषधीय महत्व के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो भी नादारद रहे। मैं जब 6-7 साल पहले उन क्षेत्रों में घूमा तो वहाँ खूब जंगल थे, और अभी वो बताया गया है कि काट दिए गए हैं। गांव वालों को पूछा तो बोलो कि गांव वालों का ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं। फिर पता चला कि कंपनीकरण के कारण भी वो ले जा उनका चूरा, उनकी पत्तियां, उनकी छाल सब ले जाई गई हैं। तो तब ये लगा कि वास्तव में जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको भी और खासकर गांव वालों को भी इसके प्रति चैतन्य तो होना पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात ये आती है कि जो हमारे जंगलात है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा अगर संरक्षण किया जाए और चौकस दिखाई जाए, क्योंकि बिना उनके हस्तक्षेप के तो ये होना कठिन है। तो लेकिन हाँ, क्या सर अभी कुछ ऐसा है कि ये औषधीय पौधे हैं, छोटे पौधों से लेकर बड़े-बड़े पौधों तक, वन विभाग और हमारे जो दूसरे आयुष विभाग, इनका समन्वय दिखने को मिल रहा है? और अगर दिखने को मिल रहा है, तो इसमें आपने कैसे देखा कि ये वास्तव में संरक्षण की तरफ हम बढ़ रहे हैं या अभी हम उससे दूर हैं? ये एक्चुअली ये अभी चर्चा चल रही है, क्योंकि जो हमारे आयुष माननीय आयुष मंत्री हैं, वो अमरावती के हैं, और उन्होंने अभी 2-3 चर्चाएं उनके साथ बैठकर की कि जो पारंपरिक औषधि ज्ञान चिकित्सक हैं जो है, उनको कैसे जोड़ा जाए जो है। और दूसरा जो है कि ये तो आयुषियन का खुद का लिस्ट है कि चाहे ये हमारा हाई एल्टीट्यूड हो, चाहे हमारा ये नीचे वाला क्षेत्र है जो है, ये इसका प्रभाव, औषधि पौधों का प्रभाव दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलता है जो है। दूसरा जो आपने कहा कि जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है वो इसका दोहन ज़्यादा करवाती हैं इस क्षेत्र में जो है, तो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का भी दायित्व होता है सीएसआर, सीईआर का। एक्चुअली जितने भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं, वो सीएसआर का पैसा अपने क्षेत्र के आसपास, जैसे डाबर है, डाबर रिसर्च फाउंडेशन है, वो सीएसआर का पैसा गाजियाबाद में ही खर्च कर देती है। वो साहिबाबाद में है फैक्ट्री, और गाजियाबाद में ही स्कूलों में खर्च कर देती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जितने भी हमारे अच्छे फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं, चाहे झंडू है, बैद्यनाथ है, डाबर है, पतंजलि है, अन्य जितनी भी सब कंपनियां हैं जो है, इनका दायित्व बनता है सीएसआर में जो है कि ये सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत जो है कि इन क्षेत्रों में जाकर जो है इस तरह का जो गैप प्लांटेशन है वो उसको कराएं, क्योंकि मेन उपयोग जो उपयोग करता है वो यही लोग हैं जो है, चाहे वो मंडी से जाता हो, चाहे खाली बाबरी से रॉ मटेरियल जाता हो, लेकिन उपयोगकर्ता जो है ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। तो इनका अपना एक दायित्व है कि ये जितने भी सीएसआर सीआर का कुछ फंड है, उसका हिस्सा इन क्षेत्रों में वनों के संरक्षण संवर्धन में लगाएं, और उनके जनजाति जो इसको कलेक्ट करके उनको देते हैं जो है, उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, उनका स्वास्थ्य के लिए और उनकी शिक्षा के लिए सीएसआर का पैसा जब तक नहीं लगाएंगे। और बाकी तो हम सबका दायित्व है कि हम सब मिलकर एक संकल्प भी करें कि हमको समय से ही जो है हमको इन सब चीज़ों का दोहन करें जो है, तब बच सकता है। लेकिन बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है अब, यदि अब नहीं तो फिर नहीं, फिर कभी नहीं जो है, तो खत्म हो जाएगा जो है। तो ये एक लास्ट सिचुएशन है, और ये लास्ट जनरेशन है जो हमारे पारंपरिक चिकित्सक ज्ञान रखने वाले हैं, उनके बच्चे अब इस विधा में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं जो है। तो ये लास्ट जनरेशन है जो इन सब चीज़ों को रुचि ले रहा है। तो ये इसको भी बचाना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रही है और कहीं इसका लिखित डॉक्यूमेंटेशन नहीं है जो है, ये एक दूसरे को बताया गया हुआ, ओरली बताया गया हुआ है जो है, तो इनको बचाना भी बहुत ज़रूरी है। और कैसे इसको कर सकते हैं, इसी पे बहुत ज़्यादा मंथन चल रहा है। मैं इसी पे कार्य कर रहा हूँ जो है कि किस तरह से इन पीढ़ी को बचाया जाए, इनके ज्ञान को बचाया जाए, हमारे वनों में पाए जाने औषधि पौधों को बचाया जाए।
जी, बहुत जी बहुत जी आदरणीय। साधुवाद। और चूंकि 8 बज का हमारा समय हो गया है और आपका जो आज मार्गदर्शन है, हमें लगता है कि अभी वनोपज पर और बीज संरक्षण पर और भी हमें चर्चा करने की आवश्यकता महसूस हो रही है सदन में। अभी सारे सदन के सभी सदस्य और भी चाहते हैं कि हम संवाद करें। हमें कुछ नए नाम जो है इस सदन में उपस्थित दिख रहे हैं। मैं उनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ युगाहार परिवार की ओर से कि आप आज आए इस कार्यक्रम में पधारे। और मैं चाहता हूं कि रोज इसी प्रकार से इस कार्यक्रम का संचालन होता है। रोज 6:45 से नए विषय पर नए मुख्य वक्ता के रूप में इसमें जो हम संवाद करते हैं, 5:30 बजे से हम योग करते हैं और 6:45 से हम लगातार विभिन्न विषयों पर संवाद कर रहे हैं। उस संवाद में अपना अनुभव भी शेयर करें, अपना मार्गदर्शन दें, सुझाव दें और साथ में उसमें सहभागी बने। तो मैं ऐसा निवेदन करते हुए और अभी हमारे आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो 2 शब्द आज के दोनों सदनों पर अपना दें और फिर हम समापन कर दें। जी आदरणीय पवन कुमार जी। जी जी, आज के मुख्य वक्ता ने बहुत अच्छी जानकारी दी प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में और बाकी जड़ी बूटी के भी परिप्रेक्ष्य में। मेरा ये मानना है, मेरी ये समझ है कि मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जो जड़ी बूटी का काम होता है, उसका धुवन का होता है, वो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आता है और इसका मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो वन विभाग के अंतर्गत है और वन निगम के अंतर्गत ही ये चीज़ें जो सार्वजनिक रूप से पाई जाती हैं वहीं से इसका धुवन होता है और वो भी पूर्णतः व्यावसायिक रूप से। तो इस चीज़ में अगर वन विभाग के जो वन फॉरेस्ट कॉरपोरेशन से इस विषय पर अगर समन्वय होता है तो हो सकता है कि इसके संरक्षण में और इसके जो अभी समस्याएं आ रही हैं ये जड़ी बूटी के विलुप्त होने में, शायद इसका भी समाधान उस जमीन पर किया जा सके जहां पर ये जो क्षेत्रफल भी जो है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वन निगम के पास में ही है। मेरा ऐसा मानना है, अगर कुछ त्रुटि होगी तो इसको आप सही कर लीजिएगा। और मेरा यह भी मानना है कि ये जितने भी प्राकृतिक जितनी भी जड़ी बूटी जो हमें आज महसूस होता है कि ये महत्वपूर्ण है, इससे जड़ी बूटी का और हमारे स्वास्थ्य पर एक प्रभाव पड़ता है, उसका एक ताना बाना प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमें यह नहीं मालूम है और किसी को भी शायद नहीं मालूम है कि कौन से प्राणी का ताना बाना किस दूसरे जीव के साथ है और उस पर दूसरे पर प्रभाव होने पर उसके वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो हो सकता है कि कोई ऐसी चिड़िया जो विलुप्त हो गई है उसकी वजह से ये उसका जो है ये पेड़ का पर एक प्रतिकूल असर पड़ रहा है और उसका प्रजनन उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है, या हो सकता है कोई कीड़ा हो सकता है कोई मधुमक्खी हो। ये इसकी जानकारी शायद हमारे वैज्ञानिकों को संपूर्ण रूप से तो है ही नहीं, कितना प्रतिशत है इस पर भी डिबेट किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और चिंतन करने की ज़रूरत है और आप भी इस पर अपने विचार अगर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं अभी समय हो गया है, अभी इस विषय पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं अनुरोध करता हूँ कि आने वाले समय पर जब भी आपको समय मिले तो हम इस चीज़ पर भी बातचीत करें कि हमारा अभी वर्तमान में क्या ढांचा है और वो ढांचा किस तरह से काम कर रहा है और उसमें क्या सुधार या सुझाव हम दे सकते हैं। क्योंकि ये एक प्रशासनिक बातें हो गई हैं वन निगम के बारे में जो मैं बताई, लेकिन हाँ व्यक्तिगत रूप से किए जाने वाले प्रयास भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जो प्रयास कर रहा है उन सबका स्वागत है और कोई भी प्रयास कम नहीं है। बस मैं केवल क्षेत्रफल के आधार पर और अपने विस्तार के माध्यम से मैंने सरकार को और वन फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को इसमें यहाँ पर आज मैंने उनका नाम लिया है। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आदरणीय भगवान सिंह सिंगारिया जी से निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य वक्ता महोदय को पुनः इस सदन में उपस्थित करने के लिए अनुरोध करें और साथ ही सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। आदरणीय भगवान सिंह सिंगारिया जी। जी, आज के प्रथम सत्र के व्यवहार के प्रथम सत्र के संचालक श्री अशोक कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रणीता जी को धन्यवाद, और हमारे आज के द्वितीय सत्र के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर साहब श्री उपाध्याय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने व्यस्ततम समय से अपना समय, अमूल्य समय देकर हमको अपने उद्बोधन से लाभान्वित किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ डॉक्टर साहब का। धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत शादीवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है डॉक्टर साहब को आज लाए सदन में, और हम सब ने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। ये चर्चा आपकी रिकॉर्ड हुई है यूट्यूब चैनल पर। ये हम चर्चा भी कभी भी उपलब्ध हो सकती है, और रोज हमारा रिकॉर्ड होता है पूरा से 5:30 बजे से 8 बजे तक युवहार कार्यक्रम, जो लगातार 5वीं साल में चल रहा है। तो इसमें अन्य